पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन की, करेंसी बाजार की, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं। डीएलएफ, इस पर राय लेना चाहता हूं। गौरव, यहां पर कुछ खबरें पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। डीएलएफ होम और जीआईसी के साथ ज्वाइंट वेंचर को सीसीआई की मंजूरी मिली है। क्या स्टॉक पर कोई पॉजिटिव असर पड़ने की संभावना, खरीदारी की राय है, या फिर अगर इस खबर के दम पर ऊपर खुल जाए तो बेचेंगे आप? देखिए, पोर्शंस के हिसाब से अगर मैं देखूं, थोड़ी बहुत पोर्शंस वगैरह बनी है। लेवल्स भी मेरे साथ उतने ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है। अगर ऊपर आ रहा है स्टॉक तो मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग कर सकते हैं या आप पुट वगैरह बाय कर सकते हैं। इसमें अगर मैं कहूं, अच्छी जो पैटर्न देख रहे थे वो ऊपरी स्तरों पे थी। जो अगर 120 वगैरह का पैटर्न देखेंगे, 120 के अराउंड अगर जब भी आता था स्टॉक, वहां पे अच्छे ऑप्शंस के आपको संकेत दिखते थे, फ्रेश लॉन्च वगैरह बनी थी। लेकिन वहां जब 120 तोड़ा है तो काफी एक अच्छी मात्रा में पोर्शंस वगैरह बनी है, निचले स्तरों में नेगेटिव पोर्शंस वगैरह बनी है। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज कैंडिडेट है फिलहाल। तो अगर मार्केट मूवमेंट पकड़ेगा, पिकअप करेगा, तो ही मेरे हिसाब से इसमें मूवमेंट आने की संभावना है। अदरवाइज अगर ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट अगर अच्छी इसमें अपसाइड में ओपन होता है, गैप अप वगैरह ओपन होता है, तो मेरे हिसाब से इसमें सेल वगैरह कर सकते हैं। ओके, उछाल में बिकवाली करने की राय यहां पर अगर आज पॉजिटिव खबरों के दम पर खुलेगा। अब इंटरेस्टिंग है कि भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी हुई, क्योंकि आप देखिए एसजेएक्स निफ्टी में कोई खास दबाव है नहीं, महज 25 अंक ऊपर है। निकेई जापान के बाजार 200 अंक नीचे है। हांगकांग में तो कमजोरी काफी ज्यादा है, 1.5% से ज्यादा की, लगभग 350 अंक नीचे है। चीन के बाजार, शंघाई, ये भी कमजोर है, लेकिन थोड़े कम है। यानी कि बड़े बाजार एशिया के सारे कमजोर हैं। एसजेएक्स निफ्टी कम कमजोर है, हो सकता है हम 1% गिर चुके हैं। शुक्रवार को ही 250 पॉइंट नीचे बंद हुए थे सेंसेक्स पर, और निफ्टी भी 62 अंक नीचे बंद हुआ था, तो उतनी कमजोरी ना हो। लेकिन देखना यह है कि प्री ओपनिंग सेशन में एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर कमजोरी कम होती है या फिर ज्यादा कमजोर शुरुआत हम करते हैं, इस पर जरूर नजर रखेंगे। तो शुरुआत होती हुई आपकी पहली टिक आती हुई सेंसेक्स है 2 अंक ऊपर और निफ्टी है 35 अंक नीचे। और निफ्टी पर कमजोरी की वजह हिंडाल्को का शेयर 7% नीचे आपको नजर आएगा, अब 5% नीचे है। ये स्टॉक गैप से नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में 3% का नुकसान आपको नजर आएगा। वहीं एसीसी 8-9% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन की टिक पर। हम डालेंगे नजर करेंसी मार्केट पर भी, देखते हैं कि आज रुपए में किस तरह की शुरुआत होती है और वहां पर किस तरह का रुझान दिखता है, क्योंकि 66.20 ये था लेवल इस वक्त, ये है लेवल इस वक्त रुपए का। 11 पैसे की कमजोरी के साथ हमने शुरुआत की है करेंसी मार्केट की। 66.20 का लेवल इस वक्त आपको नजर आएगा करेंसी मार्केट में। ये इस वक्त का रुझान दिख रहा है। 66.9 के मुकाबले में 66.20 पर हम खुले तो ये थोड़ी सी कमजोरी का रुझान इस वक्त करेंसी मार्केट से दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजार कमजोर हैं, और वो है पेरिस में हुए आतंकी हमले। हिंदुस्तान की कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताइए, पेरिस में जो कुछ हुआ, फ्रांस में जो हुआ है, उसका क्या असर हिंदुस्तानी कंपनियों पर पड़ेगा? देखिए, जो भी फ्रांस में हुआ निंदनीय था, और उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे आज आप आंकड़ों के लिहाज से देख ही पा रहे हैं। कुछ एक सेक्टर हमने टटोले हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार इस घटना से हो सकता है। उसमें आईटी और ट्रेवल एंड टूरिज्म, दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि सीधा सीधा इस फ्रांस की घटना के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं। पहले आईटी की बात करते हैं। असल में ज्यादातर आईटी कंपनीज का बेस है फ्रांस, और टीसीएस का तो सबसे बड़ा, पूरे यूरोप में सबसे बड़ा बेस ही फ्रांस है, जहां से उसको अच्छी रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा एचसीएल टेक और इन्फोसिस का भी अच्छा खासा कारोबार वहां से आता है। जब हमने आंकड़ों के लिहाज से जाना कि कितना फायदा हो, कितना इनको आय आती है, तो करीब 25%, औसतन 25% कारोबार इनको यूरो जोन से मिलता है। तो ये सेंटिमेंट जो नेगेटिव हुआ है, नो डाउट इसका काफी असर देखने को मिलेगा। और करीब 1000 के आसपास इंप्लॉइज इन सभी कंपनीज के वहां पे काम भी करते हैं, तो उनकी भी जानमाल की रक्षा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेवल एंड टूरिज्म पे भी इसका असर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इससे जो यूरोप में जाने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या तेजी से घट सकती है। क्योंकि इस तरह का, जिसमें फ्रांस जैसे बड़े देश पे अगर इस तरह का आतंकी हमला होता है तो इससे काफी आतंक का माहौल बन गया है। और इसमें थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग पर पूरी तरह से दबाव बनेगा, क्योंकि इनकी टोटल आय का करीब 50% हिस्सा इन दोनों कंपनीज का यूरोपियन बिजनेस से ही आता है। हालांकि कई देशों में और भी ट्रेवल एंड टूरिज्म की सेवाएं देते हैं, लेकिन इनको यूरोपियन कारोबार से काफी अच्छी रेवेन्यू होता है। तो इसलिए इन पे आज पूरी तरह से आप देखेंगे दबाव आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इन तमाम शेयरों पर नजर जरूर रहेगी हमारी, लेकिन नजर रहेगी कुछ और स्टॉक्स पर भी जिनमें हमने शुक्रवार को एक तेज एक्शन होते हुए देखा था। विकास, आपकी राय लेना चाहूंगा इंडिया बुल्स हाउसिंग पर। यूके के बैंक को इन्होंने खरीदने की बात कही और शेयर में तेज प्रेशर देखने को मिला। आज का दिन कैसा रह सकता है इस शेयर के लिए, आपको क्या लग रहा है?
देखिए हेमंत, जो परसों जब ये खबर आई थी तो खबर ने बाजार को बहुत डिसअपॉइंट किया और स्टॉक में हमने एक टाइम पे कुछ 15% के करीब की गिरावट देखी थी, उससे भी ज्यादा की स्टॉक नीचे में 595 के लेवल तक आ चुका था। बट वहां से जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक शार्प रिकवरी हुई थी और स्टॉक करीबन 640-50 के आसपास बंद हुआ था। बट मुझे लगता है आज इन लाइन विद द मार्केट, जो मार्केट में एक नीजक रिएक्शन है, इंटरनेशनल क्यूज बहुत ही नेगेटिव है पेरिस का जो टेरर अटैक का, हालांकि मैं मानता हूं उसका एक इमीडिएट थोड़ा इंपैक्ट जरूर हो सकता है, बट वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी जो इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव है और बाजार अगर नेगेटिव खुलते हैं तो इस स्टॉक में भी दबाव दिखेगा। बट मेरे ख्याल में अगर ये वापिस से 10-20 रुपए और टूट के अगर दिखता है या मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे लगता है इंट्राडे में ही, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं बाय द एंड ऑफ द डे जब यूरोप खुलते हैं और अगर वहां पे कोई मेजर रिएक्शन नहीं होता है पेरिस अटैक का, तो फिर बाजार में अगर एक रिकवरी होती है तो स्टॉक माइट रिकवर फ्रॉम दोज लेवल्स। बिल्कुल। लेकिन इस बीच आज कहां है आपके लिए मौके ट्रेडिंग के लिहाज से? सारे ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किल्ला ने डीवी स्लैब में खरीदारी की सलाह दी है। आपको 1 से 3 दिनों में 1200 के लेवल इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। वहीं मैक्सगोट कैपिटल के आशुतोष साना ने आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 2 दिनों में 274 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकते हैं, यानी करीब 5% के आसपास के रिटर्न आपको आईसीआईसीआई बैंक में कमाने मिल सकते हैं। और सबसे आखिरी में हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेवा ने एक बिकवाली की सलाह दी है। वोल्टास में बिकवाली करके चले 2 से 3 दिनों में 240 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है, यानी कि 2 से 3 दिनों में करीब 7 से 8% के रिटर्न आपको वोल्टास में कमाने मिल सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज ट्रेडिंग करके आज आप पैसा जरूर बना सकते हैं। आपसे भी राय लेना चाहेंगे। मानस, ये बताइए, हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी जब कच्चा तेल गिरा था तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ऊपर गई थी और केन और ओएनजीसी में प्रेशर देखने को मिला था। अब राय लेना चाहूंगा केन और ओएनजीसी पर, क्योंकि क्रूड में गिरावट और गहराई है, क्या यहाँ पर और दबाव देखने को मिल सकता है आज, और कैसे लग रहे हैं इनके चार्ट्स आपको? देखिए, दोनों ही चार्ट्स वीक हैं। ये जरूर है कि पिछले दिनों हमने लोअर लेवल से रिकवरी दोनों ही स्टॉक में देखी थी, बट हाई लेवल पे अगर आप देखिए तो बहुत रेजिस्टेंस दोनों स्टॉक फेस करने लगे हैं। अगर ओएनजीसी की बात करें तो मैं समझता हूं कि जो पिछले लोज बने हैं 220 के आसपास, स्टॉक बिल्कुल 1 से 2 दिनों में वो टेस्ट कर सकता है। और अगर केन इंडिया की बात करें तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी डाउनसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्टॉक एक बार 120 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो यहां पर तो मैं समझता हूं दोनों में ही बिकवाली करने की ही सलाह रहेगी। ओके, 2 बिकवाली के कॉल हैं इस वक्त, और इसी के साथ एक और बिकवाली का कॉल मानस जो दिख रहा है शोभा डेवलपर्स में। स्टॉक 4% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में और नतीजे बेहद खराब कंपनी ने पेश किए थे। 33% मुनाफा घटा है, 40 करोड़ के आसपास आ गया। आय में भी कमी आई है, 33% आय कम होकर आई है, यानी कि मुनाफा और आय दोनों 33% घटे हैं। मार्जिन थोड़े से बेहतर हुए, 25% से लेकर 25.8%। ये बताएं, शोभा डेवलपर्स कितना गिर सकता है और क्या सौदा करना चाहिए इस काउंटर पर आज? देखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं एक बड़ी गिरावट के बाद, अगर आप लास्ट मंथ के चार्ट देखिए तो वहां पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी लोअर लेवल से दिखाई है, और लोअर लेवल्स पे अगर आप देखिए तो शॉर्ट टर्म में 311 और 300 रुपए की रेंज में बहुत सपोर्ट दिखता है। तो मेरी राय में तो अगर ऐसे कोई गिरावट आती है तो घबराना नहीं चाहिए और अपना टाइम फ्रेम बड़ा रखें। 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखेंगे तो मैं समझता हूं कि वापस इनको कम से कम 380 और 390 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और जीएमआर इंफ्रा के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं मानस? घाटे से मुनाफे में आई ये कंपनी, 206 करोड़ रुपए के लॉस के सामने 134 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया इस बार। देखिए, कोई रीजन दिखता नहीं है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने का, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो कोई छोटा मोटा बाउंस बैक मिले जहां स्टॉक 13.50 या 14 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। और जब तक स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 15 रुपए के आसपास है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज ना हो, तब तक यहाँ पर लॉन्ग ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। ओके, लेकिन आज प्री ओपनिंग सेशन में देखें 2 सबसे बड़ी कमजोरी वाले शेयर जो दिख रहे हैं वो है एचसीएल और इन्फोसिस, यानी कि आईटी शेयरों पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में बाकी बाजार इतने कमजोर कोई खास दिख नहीं रहे हैं। 26 अंक नीचे सेंसेक्स है, 35 अंक नीचे इस वक्त, और 30 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है। अभी सेटल होने में 1-8 मिनट का वक्त बाकी है, देखते हैं किन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक सेटल होते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में, वीजा स्टील, रिजल्ट तो खराब ही दिख रहे थे, लॉस आया है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 8% ऊपर दिख रहा है। क्या यहाँ पर बिकवाली का मौका होगा उछाल में? मानस, चार्ट्स क्या कह रहे हैं वीजा स्टील के? देखिए, जिंदाल स्टील की जहां तक बात है, वीजा स्टील में पूछ रहा हूँ लास्ट सेशन में वीजा स्टील ओके 16 रुपए वाला, 15-16 रुपए वाले का दाम है इस वक्त। ओके जी,
जी जी अनिल जी, देखिए मैं समझता हूं कि ऐसे स्टॉक जहां पर वॉल्यूम्स कम हो और जिस तरह के पैटर्न्स पिछले दिनों बने हैं, मैं समझता हूं कि स्टॉक से दूर रहना बेहतर आइडिया है। और जब तक स्टॉक 20 रुपए 21 रुपए के ऊपर क्लोज ना हो, यहां पर लॉन्ग ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। लोअर लेवल्स पे अगर आप देखिए तो मैं समझता हूं कि कम से कम 12 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वीजा स्टील में। ऑलराइट, और शुगर शेयरों में भी एक अच्छी रैली हमने देखी थी शुक्रवार को मानस। बजाज, बलरामपुर, धामपुर, ये पूरा का पूरा पैक काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। ट्रेडिंग के लिहाज से क्या चीनी के शेयर आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? क्या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मेरी याद में मैं सोचता हूं तो मैं समझता हूं कम से कम 3 से 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि शुगर स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और अगर ट्रेडिंग कॉल लेना है तो मैं समझता हूं रेणुका एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है, जहां पर 14 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट सेट करके चलने चाहिए और 11 रुपए के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। ओके, ये राय आती हुई इस स्टॉक पर इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से शुगर शेयरों में एक मौका बन सकता है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में डॉक्टर रेड्डी काफी मजबूत दिख रहा है। क्या कहेंगे आप विकास? डॉक्टर रेड्डी में शुक्रवार के सेशन में भी मजबूती दिखी थी कमजोर बाजार में, आज फिर से 3400 के पार खुलने के संकेत दे रहा है। ये बताएं, क्या कोई मौका है खरीदारी का पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद? बिल्कुल अनिल जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है डॉक्टर रेड्डी में एक मैसिव एक फॉल देखा है। जो इनके ऊपर जो नेगेटिव खबरें आई थी यूएस एफडीए की, उसके बाद से बहुत ही अच्छा एक गिरावट, बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। और उसके बाद से जो फ्राइडे में हल्की फुल्का स्ट्रेंथ, बाजार कमजोर होने के बावजूद स्टॉक में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और इन लेवल्स पे डॉक्टर रेड्डी वुड बी गुड लेवल्स टू बाय। विकास, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है इस समय, और खासतौर पर पीएसयूज पर आपकी राय जानना चाहूंगा। 23 नवंबर यानी अगले सोमवार को वित्त मंत्री पीएसयू बैंक्स के हेड्स के साथ मिल रहे हैं। हमने देखा था पिछली बार जब उन्होंने इंद्रधनुष योजना लॉन्च की थी, उसमें 7 सूत्री एक एजेंडा भी पेश किया था। उसके बाद अब ये दूसरी बैठक हो रही है सारे के सारे पीएसयू हेड्स के साथ। ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई शेयर आपको अच्छा लगता है क्या? देखिए हेमंत, जो बैंकिंग एज अ सेक्टर है वहां पे काफी प्रेशर देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, और जो नतीजे भी आए हैं वो अगर देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक नतीजे हैं कि विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस किसी के नतीजे अच्छे हैं, ओबीसी के अच्छे थे, या स्टेट बैंक ने प्लीज किया स्ट्रीट को, बट वहीं देखे तो दूसरे कई बैंक्स थे उनके नतीजे खराब थे। वैसा ही हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखा, जहां एक्सिस ने डिसअपॉइंट किया, आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना होगा। और बाकी जहां तक सेक्टर का सवाल है तो एक तो रेट कट की जो उम्मीदें थी, वो जिस तरह के जो आंकड़े आए हैं, जो पिछले 1-2 दिन पहले जो सीपीआई के इन्फ्लेशन के डेटा आए थे वो थोड़े खराब आए हैं। उसके अलावा आईआईपी के नंबर्स भी नेगेटिव थे, और आज जो डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आने वाले हैं उनको देखने के बाद फिर एक अंदाजा लगाना होगा कि आगे जो रेट कट का सिलसिला किस तरह का रहेगा। और जहां तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कैपिटलाइजेशन को लेके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आएंगे, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो जरूर एक पिकअप देखने को मिल सकता है। बट मेरी राय में ऑल इन ऑल इस सेक्टर में एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। और जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है, मेरी राय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड बी ए स्टॉक टू स्टे इन्वेस्टेड इन। ओके, तो एसबीआई टॉप पिक होगा। और प्राइवेट बैंक्स में क्या खरीदेंगे आप विकास? आपको क्या पसंद है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिस तरह का एक वैल्यूएशन पे आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करता है, अपने ऊपरी स्तरों से काफी गिर चुका है, पिट चुका है और बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिवली। और जो नतीजे इस क्वार्टर के थे वो काफी अच्छे थे। तो इन सबको देखते हुए जो 260-61 या 262 के आसपास के जो लेवल्स पे आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करता है, मुझे लगता है अगर किसी का मीडियम टर्म का नतीजा है तो यहां से इसमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और बाकी एक्सिस बैंक में भी इस गिरावट के बाद अगर थोड़ी और गिरावट इस स्टॉक में आती है तो दैट वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर इवन इन एक्सिस बैंक। लेकिन चार्ट पर मानस एक्सिस ज्यादा अच्छा लग रहा है या कोटक? कोटक में हमने देखा कोटक का मार्केट कैप जो है वो अब एक्सिस से ज्यादा हो गया है। जिस तरह से एक्सिस में इस बार नतीजों के बाद तेज गिरावट देखने को मिली है, 1850 करोड़ रुपए के एनपीएस जो इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेचे और जिसका प्रोविजनिंग इन्होंने पहले नहीं किया हुआ था, उसको लेकर स्ट्रीट थोड़ी सी घबराई और कुछ फंड मैनेजर्स ने अब कोटक महिंद्रा बैंक को ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है बनस्पत एक्सिस के। इन दोनों में चार्ट्स आपको कौन से अच्छे लगते हैं, कोटक वर्सेस एक्सिस?
देखिए बहुत ही क्लियर रीजन है शॉर्ट टर्म के लिए कोटक बैंक को बाय करना, क्योंकि एक्सिस बैंक देखिए तो जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है और कोटक बैंक जितने भी इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट हमने लास्ट सेशन में देखा, मैं समझता हूं यहां से 30 रुपए 35 रुपए तक की रैली कोटक बैंक में जरूर देखने को मिल सकती है। इसलिए ट्रेडिंग कॉल के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक लगता है 655 के स्टॉप लॉस से कोटक बैंक। बट जब निवेश की बात करते हैं तो मैं समझता हूं एक्सिस बैंक एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है अगर आपका टाइम फ्रेम 1 से 1.5 साल का है तो अगर आप निवेशक है तो एक्सिस बैंक में निवेश करें, लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो कोटक बैंक में एक ट्रेड किया जा सकता है। ओके, कोटक में निवेश का मौका। एक और स्टॉक जो बड़ा कमजोर है, इरोस इंटरनेशनल है, मतलब आज भी फिर से 10% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, और ये स्टॉक लगातार गिरते हुए दिख रहा है। महीने भर का चार्ट आपके सामने हाजिर करें, मेरे ख्याल से महीने भर में आधे से भी कम रह गया ये शेयर, इतनी तेजी से गिरावट हुई। इरोस इंटरनेशनल का चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे, काफी तेज गिरावट आज फिर से प्री ओपनिंग सेशन में ये दिखा रहा है कि लोअर सर्किट पर नीचे खुलेगा। नेम रतन धन पायो 3 दिन में 100 करोड़ बना रही है, लेकिन इसको चिंता है दरअसल अपनी सब्सिडी की है। वो जो यूएई में एक सब्सिडी की अकाउंटिंग को लेकर सवाल एक ब्रोकरेज हाउस ने उठाए थे, तब से इस स्टॉक का खराब समय शुरू हुआ है और आप देखिए इतनी तेज गिरावट यहाँ पर होती हुई दिख रही है। चार्ट पर एक क्विक कॉल, 30 सेकंड बचे हैं बाजार खुलने के लिए। मानस, अब नए सपोर्ट लेवल कहाँ है इस स्टॉक के लिए नीचे? देखिए नए सपोर्ट लेवल है 220 और 210 की रेंज में, और मैं समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी हम बड़ी गिरावट देख चुके हैं और लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है, तो मेरी राय शॉर्ट करने की बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पर। बिल्कुल, और वैसे भी कैश मार्केट का स्टॉक है और लोअर सर्किट के आसपास खुले तो कम से कम नई मंदी की पोजीशन से तो जरूर परहेज करें, ये राय आती हुई। चलिए अब बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में 30 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी, यानी कि सेंसेक्स कम कमजोर दिख रहा है, निफ्टी उसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा कमजोर, लेकिन निफ्टी बाकी बाजारों के मुकाबले में काफी कम कमजोर दिख रहा है। तो अब देखना है कि अगर सिर्फ 30 पॉइंट नीचे खुलता है तो क्या थोड़ा और नीचे जाते हैं या किस तरह का रुझान बनता है। चलिए पहली टिका आपकी स्क्रीन पर आती हुई, 66 अंक नीचे, 88 अंक नीचे, 100 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 36 अंकों की कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। तो कमजोर शुरुआत बाजारों की, 100 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी भी लगभग आधा % नीचे है 35 अंकों के नुकसान के साथ। तो 7,730 जो शुक्रवार का लो था, बाजार ने वहां पर शुरुआत की है आज। बैंक निफ्टी 45 अंक नीचे 1/4% के नुकसान के साथ। तो बैंक निफ्टी आज भी कम कमजोर है निफ्टी के मुकाबले में। चलिए कमजोरी कहां है ये देख लेते हैं पहले। एचसीएल टेक 2% के नुकसान के साथ, ओएनजीसी 2.5% नीचे। कच्चे तेल के दाम जो गिरे उसका नुकसान ओएनजीसी पर साफ दिख रहा है, लेकिन एक सेक्टर के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा कमजोरी आईटी में ही है। एचसीएल टेक के बाद 0.25% इंफोसिस नीचे है, टीसीएस 1% नीचे है और इतना ही नीचे आपको दिखेगा विप्रो और टेक महिंद्रा। तो यानी निफ्टी के पांचों आईटी शेयर कमजोर है। दूसरा सेक्टर जो कमजोर है वो है ऑटो स्पेस का। बजाज ऑटो 1.25% नीचे, टाटा मोटर्स 1% नीचे, यहां पर भी कमजोरी है। मेटल्स कमजोर है लेकिन पौन से 1% नीचे। वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयरों में कमजोर शुरुआत हुई है। ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएनजीसी सबसे बड़ा आज कमजोर स्टॉक जो बाजारों को नीचे खींच रहा है, ओएनजीसी 3% का बड़ा नुकसान। मजबूत क्या है? डॉक्टर रेड्डीज 1% की तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर के अलावा ल्यूपिन, सन ये शेयर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक मजबूत खुल रहे हैं और बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इनके दम पर बैंक निफ्टी महज 15 अंक नीचे। वायदा कारोबार की तरफ आए और देख लेते हैं यहां पर किस तरह का रुझान है स्टॉक्स में। और आप देख सकते हैं मारुति इस वक्त जो नुकसान जो दिख रहा है, ऑयल इंडिया 4.5% का नुकसान। तो कच्चे तेल पर ज्यादा नजर है बाजार की बजाय आतंकी हमलों के, और उसके लिहाज से आप देखिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया काफी तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। आईबुल हाउसिंग का जिक्र थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, 2.5% नीचे ये आज फिर से खुला है। अजंता फार्मा, कावेरी सीड्स जैसे मिड कैप स्टॉक्स 2-2% कमजोरी के साथ खुले हैं। कुछ एनबीएफसी कमजोर हो रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज तेजी से गिरते हुए दिखे हैं। अब आइए बढ़ने वाले शेयरों पर। ईएमआर इंफ्रा दमदार नतीजों के दम पर 5% ऊपर। रिलायंस कम्युनिकेशन में 1.5% की मजबूती। आईओसी, एचपी दोनों ही मजबूत खुलते हुए दिखे हैं आज कच्चे तेल के गिरे हुए दामों और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के बाद। बाजार की गिरावट सीमित है। कल के लो लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश होती दिख रही। 7,730 पर 30 अंकों का नुकसान निफ्टी में। सेंसेक्स 100 अंक नीचे। हेमंत कहाँ नजर है आपकी? पीएसयू बैंक्स पर ही नजर है। आप देखिए ये वो सूचकांक है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। 0.5% मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। फार्मा एक और ऐसा सेक्टर है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इन दोनों सेक्टर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सेक्टर्स आपको लाल निशान में दिखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी ये निफ्टी के टॉप
3 गेनर्स में 2 दरअसल पीएसयू बैंक्स हैं। तो साफ तौर पर पीएसयू बैंक्स पर नजर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बैठक होने वाली है वित्त मंत्री की पीएसयू बैंक्स के हेड्स के साथ अगले हफ्ते 23 तारीख को सोमवार को, उससे पहले यहां पर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। एसबीआई में भी एक तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज देखिए मजबूत है। सन फार्मा में तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेक्शन इन सारे शेयरों के लिए बेहद कमजोरी भरे रहे हैं। और ल्यूपिन में भी आप देखिए 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये वो 2 सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक एक और ऐसा स्टॉक है यस बैंक के साथ जो मजबूत है आज के सत्र में। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी हरे निशान में आता हुआ, यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन अब बाजार में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पीएसयूज ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अब बैंक निफ्टी ने भी। अब ऐसा थोड़ा सा भरोसा लग रहा है कि आज बाजार थोड़ा संभल सकता है क्योंकि बैंक्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। जीएमआर इंफ्रा के अच्छे नंबर्स के बाद 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और आप देखिए एफएनओ में काफी सारे शेयर हैं। ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, सिंडिकेट बैंक, लंबी लिस्ट है उन पीएसयू बैंक्स की जहां पर हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। तो बैंक्स बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करते हुए। वैसे अच्छा ये होता है अमन कि एक बार बाजार 7,700 के आसपास खुलकर ऊपर आते तो कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है। 7722 का लो लगा है। हाँ, वो तो वही है कि थोड़ा और नीचे होते तो ज्यादा बेहतर था और वहां से जो पुल बैक होता ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मजबूत, ज्यादा कंफर्टेबल होता है। चलिए एनीवे अच्छी बात है, रिकवर कर रहे हैं और बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर हो चुका है और 17,000 के आंकड़े के बेहद करीब। तो कुल मिलाकर अच्छी मजबूती इस वक्त बनती दिख रही है। तो एक क्विक कॉल बैंक निफ्टी पर ही पहले ले लिया जाए। गौरव बताएं आज इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स अहम है और क्या 17,000 के आसपास बैंक निफ्टी खरीद लेना चाहिए इस वक्त? मुझे लगता है कि बाय कर सकते हैं। 16,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंटरडे की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आप उसमें 16,850 या 900 का स्टॉप लॉस रखिए, आपको 200-250 रुपए मिल सकता है। काफी एक अच्छा सेटअप, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पीएसयू बैंक्स हैं वो एक इनिशिएट करेंगे रैली, तो वो एक देखी जा रही है। अगर सस्टेन कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एक छोटा सा पुश मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके हैवी वेट्स जो है लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, इनका अगर सपोर्ट है तो 17,400 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बायर्स मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए ये वक्त पे। रिकवरी निश्चित स्तरों से सेंसेक्स निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। अब आप देखिए 7722 का लो लगाने के बाद 7741 के आसपास इस समय निफ्टी आता हुआ। चलिए कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। कोल इंडिया के कमजोर नतीजे थे, यहां पर लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। जेएसपीएल के नंबर्स ने भी निराश किया। एक अच्छी रैली शुक्रवार को यहां देखी जा चुकी थी, अब थोड़ा दबाव के साथ ये शेयर खुलता हुआ। टीवी टुडे के नंबर्स अच्छे थे, देखते हैं ये स्टॉक किस तरह से आज खुला है। सुबह के नंबर्स हालांकि अच्छे नहीं थे। टीवी टुडे और सुबह को लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। जी हाँ, 3.5% ऊपर टीवी टुडे। शोभा एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर मुनाफा देखिए 59 करोड़ से घटकर 40 करोड़ रुपीस रह गया था, दबाव में खुला है ये स्टॉक। प्रेस्टीज एस्टेट के हालांकि नंबर्स अच्छे थे, इस स्टॉक में तेजी के साथ शुरुआत होनी चाहिए, इस पर नजर डालेंगे और देखेंगे प्रेस्टीज एस्टेट किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। ये दोनों रियल एस्टेट कंपनियां जिनके नंबर्स शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए थे। लेकिन अनिल आप देखिए कुछ चीनी की कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बलरामपुर चीनी 2% मजबूत, बजाज हिंदुस्तान 1.5% की तेजी दिखा रहा है। तो शुगर एक ऐसा पैक है जो पिछले हफ्ते के मोमेंटम को आज बरकरार रखने में सक्षम रहा है। बिल्कुल। और इस बीच नंबर्स की जो आप बात कर रहे थे, आज का स्टार परफॉर्म नंबर के लिहाज से तो मेरे ख्याल से वेल्सपन कॉप और जीएमआर इंफ्रा दोनों ही है। 5.5-6% दोनों ही स्टॉक ऊपर है। जीएमआर तो चलिए लो बेस पर मुनाफे में आया है, नुकसान से तो समझ में आता है, लेकिन वेल्सपन कॉप के लिए काफी अच्छा समय रहा है। और जो कह भी रहे थे मानस शुरुआत में कि 106 के ऊपर निकल जाए तो एक ब्रेकआउट होगा। और आज इंटरेस्टिंग देखिए बात के 107.80 का लो है, यानी कि जिस अहम लेवल की बात कर रहे थे उसके ऊपर ही वेल्सपन खुला है। तो अब मानस ये बताएं कि क्या तेजी की जा सकती है 109-110 रुपए के आसपास? यदि हाँ तो फिर टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा इस पर? देखिए ट्रेडिंग के टारगेट रहेंगे 122 रुपए के स्टॉक के लिए। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक हुए उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आप को स्टॉप लॉस 105 रुपए के नीचे लगाना है। इंटरग्लोब ये है दरअसल असली स्टार जब से लिस्ट हुआ है। आप देखिए 765 का इशू प्राइस था। एक भी दिन ऐसा नहीं है बाजार चाहे कमजोर रहा हो, स्टॉक ने हरे निशान में ही कारोबार किया है। 2% मजबूती के साथ आज भी अब 1000 रुपए के ऊपर ये बंद हुआ था और उसके ऊपर अब इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ये बताइए विकास, इतनी अच्छी रैली के बाद क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए स्टॉक में, या आपको लगता है एक स्टॉप लॉस लगाकर राइड करें जिनके पास शेयर है?
बिल्कुल हेमंत, स्टॉक में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। क्रूड के दामों में कंटिन्यूअस गिरावट जो हो रही है उसका एक फायदा पूरे सेक्टर को मिलता है। प्लस इसके साथ जो बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स के नाम जुड़ चुके हैं उसके कारण भी मुझे लगता है स्टॉक में एक सेलिंग होगी नहीं और स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो मेरी राय में जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिले हैं, हालांकि उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहना चाहिए और फिर अगर यहां से भी थोड़े और अपसाइड देखने को मिलते हैं तब फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। विकास, एसएच केलकर पर भी यहां पर राय लेना चाहता हूं, जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली 180 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने। क्या एक दमदार लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं आप? यहां पर किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है और क्या करना चाहिए फिर? देखिए अनिल जी, स्टॉक को जिस हिसाब का आईपीओ को रिस्पांस मिला था, 27 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल कैटेगरी में शायद कुछ 2 ही टाइम हुआ था, बट जिस तरह का स्टॉक को रिस्पांस मिला है और जिस तरह से इनके भी जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं और उन सबको देखते हुए और जो बाजार में अभी जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, जिस तरह से रिटर्न्स जनरेट हुए इंटरग्लोब के आईपीओ के कारण, तो मुझे लगता है लिस्टिंग तो प्रीमियम अच्छी होनी चाहिए। करीबन अपसाइड मेरे ख्याल में ये लिस्टिंग के दौरान 200 से 210 रुपए के आसपास मेरे ख्याल में लिस्टिंग होनी चाहिए स्टॉक की, और वो लेवल्स पे आपको एक कॉल लेना होगा। जिनको लिस्टिंग गेन्स के लिए ही इसमें प्ले करना था वो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी लंबी अवधि में स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हालांकि एक्सपेंसिव जरूर है, बट अगर किसी का बहुत ही लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए, तो इसके ऊपर नजर रहेगी। 10 बजे करीब ये लिस्ट होगा तो देखना होगा आज किस तरह से ट्रेड करता है ये। फिलहाल इंटरग्लोब ने एक्सपेक्टेशंस को काफी बढ़ा दिया है। हालांकि हमने देखा था कैफे कॉफी डे 328 रुपए का जो इश्यू प्राइस था उसके नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो देखना होगा कैफे कॉफी डे के खराब लिस्टिंग के बाद, इंटरग्लोब के अच्छी लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक की लिस्टिंग आज कैसी होती है। लेकिन अगर आप नजर डालें तो बढ़ने वाले शेयरों में रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आईटीसी ये वो हैवी वेट है दरअसल जो बाजार को आज संभालने की कोशिश कर रहा है। कंट्रीब्यूटर्स की अगर आप प्लेट लाएं तो आप पाएंगे कि आईटीसी शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है आज के बाजार में, जो ये तेजी देखने को मिली है। उस प्लेट पर एक बार लाने की कोशिश करेंगे। कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट कौन से वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल बाजार को इस समय मदद कर रहे हैं। एक अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। मानस, ये बताइए आईटीसी चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर ट्रेडिंग कॉल लेना है तो बिल्कुल आईटीसी पे लिया जा सकता है, क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक ने 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, रिकवरी दिखाई है, वॉल्यूम बेहतर है, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, जहां पर स्टॉक 345, 347 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल यहां पर एक लॉन्ग बनाए जा सकते हैं, बट अपना स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस 330 पे जरूर रखें। गौरव, फार्मा में कुछ खरीदेंगे आप? डॉक्टर सन, सिप्ला मजबूत है हरे निशान में। देखिए, डॉक्टर डे लग रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत शॉर्ट साइड में एग्जॉशन देखने मिल रहा है, शॉर्ट सेलिंग का एग्जॉशन देखने मिल रहा है। तो अगर वो शॉर्ट करने अगर इनिशिएट हो जाती है 1 या 2 दिन के लिए, अगर कंटिन्यूसली हो जाती है, तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग का बाउंस देखने मिल सकता है। तो अगर ट्रेडिंग बाउंस के लिए देखें तो अब डॉक्टर डे काफी अच्छा लग रहा है। सिप्ला भी मेरे हिसाब से अच्छा है ये लेवल्स पे। 600 का अगर सस्टेन कर लेगा 595, 600, तो आपको वापस इसमें 645, 650 तक के मिल सकते हैं। लेकिन जो एक असली एक्शन चालू होगा, जो पेस आना चालू होगा, वो मेरे हिसाब से शायद इसमें थोड़े ऊपरी स्तरों पे है सिप्ला के लिए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से ये भी लिहाज से काफी अच्छा है। सन फार्मा से मैं अभी फिलहाल परहेज रखूंगा। उसमें मुझे अभी लग रहा है कि शॉर्ट्स उतने एग्जॉशन नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि उछाल आ जाएगा, सस्टेन कर लेगा, तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तर पर बाय करना बेहतर होगा। अगर सस्टेन नहीं करा तो सेल एंड राइज कैंडिडेट अभी भी है सन फार्मा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स वगैरह है। मिड कैप से मैं फिलहाल अभी दूर रह रहा हूँ, लेकिन हाँ, डॉक्टर डी ये लेवल्स पे काफी बेहतरीन लग रहा है। ऑलराइट, आईटीसी देखिए करीब 8 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय निफ्टी के तेजी को। सन फार्मा दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 2 पॉइंट की तेजी यहां देखने को मिल रही है। और उसके बाद एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ हैवी वेट्स हैं जो बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है मानस, लेकिन आज थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बताइए, आपसे पहले इसका जवाब लें। क्रिस वुड इस समय बात कर रहे हैं CLSA इंडिया समिट में। आइए पहले सीधे चलते हैं और सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। The problem is that the government does not want to reduce the government doesn't want to reduce its stake in the state-owned banks below 50%. The obvious, easiest way to clean out the banks is to privatize them. But the private sector banks NPLs are also high. They're not as high than the state-owned banks. So to me,
That's the issue. But the government is also spending a lot of money. They have announced a lot of big projects that they will be spending money on. Doesn't that help in reviving the CapEx cycle? Do you think the private sector will follow? Now, the government can help a bit, but ultimately it would be much better if the private sector was driving the investment cycle, not the government. The government program will help. And clearly the government's spending money on big projects like the freight corridor, etc. All that will help on a 5-year view. But in terms of the investment cycle picking up in the next 2 quarters, it's not going to help as much. So the positive points on India, though, remain. The key point remains the demographics of India. So I'm overweight 2 countries in Asia, which are the big structural overweights, which are my same overweights last year, which Philippines and India. Both are very positive demographics. You mentioned that you expect crude to go below $40, which is good for India. How long do you expect this to stay below the average price? Well, I'm expecting, to me, it's just a matter of time before oil breaks $40. $40 is the key level because many people globally are assuming that's the bottom. So I think the risk to oil not going below $40 is if Saudi Arabia changes policy. But to me, there's little reason for Saudi to change policy, having only made the change a year ago. The other point about oil is a growing threat of all these alternative energies. More and more people are arguing that the solar cost curve is collapsing and solar is becoming more competitive. Then you have this near-term issue of the global warming summit in Paris in December, which may fix carbon targets. Maybe they won't be able to get agreement on those carbon targets, but if they do get agreement on those carbon targets, that will have the practical impact of devaluing fossil fuel assets in the ground. And how would you play gold if you're not expecting Fed to hike rates? No, I mean, I retain a position in gold as simply the financial equivalent of a life insurance policy. Because we have had many years of zero rates. We've had zero rates since 2008. We've got aggressive QE policies in the Eurozone and in Japan. If we get a resumption of QE in America next year, the risk is that markets finally start to question the credibility and, do these central bankers know what they're doing? If you get a situation where markets test the credibility of central bankers. और हिंदुस्तान के दिग्गज एफआई ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए के इंडिया समिट में क्रिस वुड बोलते हुए उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान के इकोनॉमिक हालात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और आगे चलते इनमें और सुधार की उम्मीद है। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानस, विकास और साथ ही गौरव, आप तीनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर आज पहला सौदा में अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच 80 अंक नीचे है। सेंसेक्स पर निफ्टी पर नुकसान 25 अंकों का, बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ 25 अंकों पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बात करेंगे पायोनियर इन्वेस्टकॉर्प के संदीप शेनॉय से, जानेंगे बाजार पर उनकी राय और साथ ही निवेश के मौके कहां हैं इस वक्त, पूछेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। फिर से फिसलते हुए बाजार 110 अंक नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 35 अंकों का नजर आएगा आपको। मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% का नुकसान इस वक्त है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आधा % कमजोर है। दिग्गज शेयरों के मुकाबले में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े से कम कमजोर दिख रहे हैं, ये कहना होगा। और बैंक निफ्टी थोड़ी मजबूती के संकेत दे रहा है, हरे निशान में लौटता हुआ दिखा है, लेकिन अब थोड़ी कमजोरी चूंकि सेंसेक्स निफ्टी में बढ़ी है तो यहां पर भी थोड़ा ऊपर के लेवल से दबाव आता हुआ दिखा है। यही वजह कि 440 शेयर ही दिखेंगे आपको मजबूत, लेकिन कमजोर शेयरों की तादाद काफी ज्यादा है। लगभग 1050 शेयर ऐसे हैं इस वक्त जो दबाव में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा कमजोरी अगर आज कहीं है तो वो है आईटी इंडेक्स में, 1.5% का नुकसान आईटी इंडेक्स में, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इन्फोसिस जो 2% से ज्यादा कमजोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पायोनियर फिनकॉर्प के संदीप शेनॉय बाजार पर अपनी राय देने के लिए। संदीप, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। लगातार 2 हफ्तों से बाजार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, हर रोज नए लेवल्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ के। आज भी वैसा ही माहौल है, ग्लोबल मार्केट्स भी ढील है। ये बताएं, क्या कहीं आसपास 7700 पर खरीदारी करेंगे आप, या अभी भी काफी कमजोरी नजर आ रही है? क्या है डायरेक्शन बाजार का आपके लिहाज से?
हमें लगता है कि बाजार का रुझान जो है वो मंदी की तरफ हो चुका है, बॉटम इज नॉट एट इन प्लेस, लेकिन इनमें भी जब रुझान एक निचली तरफ जाता है उसमें भी आपको एक काफी उछाल मिल जाता है अनिल जी। सो बाजार जो आज के दिन में है वो है व्यापारियों का बाजार, निवेशकों के लिए इनमें गिने चुने मौके ही मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है शायद ये आने वाले 2 या 3 महीनों तक ये जो रुझान जो है वो निचले की तरफ रहेगा। सो निवेशकों को, आम निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा काफी जो दिग्गज कंपनियों में आपको 1 या 2% इस किस्म के जब शेव ऑफ मिलते हैं हर सुबह प्रतिदिन लगातार, तो उस माहौल में निवेश करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऑन अ बाउंस बैक शॉर्ट कीजिए। सो दिस इज अ सेल ऑन बाउंस बैक मार्केट। तो कभी भी बाउंस बैक आपको मिलता है उसमें अगर आप मंदी का अगर ट्रेड डालेंगे तो आप फायदे में रह सकते हैं, वरना निचले की तरफ अगर आप सौदा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए वक्त आना बाकी है। आज पेरिस में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए शुक्रवार को, उसके बाद हमने देखा आज आईटी शेयरों में काफी तेज दबाव देखने को मिल रहा है। कि यहाँ पर भी सेल ऑन रैलीज की रणनीति होनी चाहिए। और ये बताइए कौन से वो सेक्टर स्टॉक्स हैं जहां पर आप उछाल में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं वैसे? अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 क्षेत्रीय है जिनमें आपको एक किस्म की एक राहत मिल सकती है, या सेफ्टी मिल सकती है, या कैपिटल प्रोटेक्शन मिल सकता है। हेल्थ केयर, ऑटो और आईटी, इट कुड बी जगलिंग विद इन देम। बाकी के सभी क्षेत्रों में मुझे लगता है सेल ऑन बाउंस बैक अगर आप करेंगे तो आप कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे नतीजे बिगड़ते जा रहे हैं और अप ट्रेंड इन अर्निंग आने के लिए कम से कम 2 तिमाही लग जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ दिस सेक्टर्स अदर देन दिस 3, हमें लगता है अनिल जी कि आने वाले 1 तिमाही में एक नया बॉटम हो सकता है। और ये ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन शेयरों में क्या हो रहा है? कच्चे तेल का असर ही है कि 225 रुपए के आसपास ओएनजीसी आ गया, ऑयल इंडिया 350 रुपए पर आ गया। इन शेयरों में क्या करना चाहिए? तेल क्षेत्रों के कंपनी में अगर आप देखेंगे अनिल जी तो ट्रेड हैज ऑलरेडी प्लेड आउट। जो क्रूड जब गिर गया करीबन $40-45, तो उनका जो थेट असर जो होने वाला था मार्केटिंग कंपनी में या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जिस किस्म की कंपनियों में अगर आप वैल्यू चेन में देख लीजिए तो उनका असर जो है वो कंपनियों के नतीजों पे और उनके भावों पे आ चुका है। तो देयर इज नो ट्रेड लेफ्ट एट द करंट जंक्शन, क्योंकि जब तक क्रूड के भाव में दिशा बदल नहीं आती है, और आज के दिन में दिशा बदल आने की संकेत कोई दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है दिस आर ऑल होल्ड एट द करंट जंक्शन। सो इनमें कोई आपको ना सेल ना बाई के कोई आपको संकेत दिख रहा है। और चीनी में जिस तरह से तेजी एक देखने को मिल रही है, रेणुका देखिए इस महीने 12% ऊपर है, बजाज हिंदुस्तान 17%, बलरामपुर चीनी, ये सब शेयर काफी अच्छी रैली दिखा रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप इन पर, क्या करना चाहिए? अनिल जी 70-80% गिरने के बाद 10% का उछाल आता है तो लोग खुश हो जाते हैं। मुझे लगता नहीं इनमें ज्यादा कुछ आपको इन्वेस्टेबल ऑप्शंस मिल रहे हैं। बट यस, आपने जरूर कहा इनमें अगर आपको बाउंस अप मिलता है तो एक ट्रेड मिल सकता है। शायद ये एक ही सेक्टर है जिनमें इंटरनेशनल फैक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं असर जो है हमारे कंपनियों में दिखाई देगा। आपको इसकी तो अपेक्षा करते हैं, कितना दिखाई देगा ये इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते आज के दिन में, क्योंकि सभी बड़े कंपनियों का कर्जों का भार जो है, द डेट लोडिंग इज सो हाई कि इनको प्रॉफिटेबिलिटी और इनके बैलेंस शीट रिपेयर होने में काफी टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ हेडलाइन न्यूज कभी भी अगर आप देखेंगे तो चीनी के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जस्ट एज अ रन अप इफेक्ट यहां के सब चीनी कंपनियों में आप एक उछाल देख पाएंगे, और उन कंपनियों में जिनकी कर्ज की मात्रा जो है काफी भारी है। तो एक्सट्रीमली लोडेड स्टॉक्स कुड गिव यू गुड बाउंस अप, बट प्लीज रिमेंबर ये जैसे कि मैंने कहा ये बाउंस अप ही रहेगा, इनमें आपको ज्यादा कुछ सस्टेन्ड अप ट्रेंड मिलना आज के दिन में मुश्किल है। बैंकिंग शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूं संदीप, चूंकि आप बैंक सेक्टर को बहुत नजदीकी से देखते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं। ये बताइए कि बैंक शेयरों पर क्या राय है, क्या और गिरावट संभव है? और जब आप कह रहे हैं कि बाजार कमजोर होगा तो क्या फिर कमजोरी बैंकिंग शेयरों से आएगी? प्राइवेट, पीएसयू, कहां पर आपको लगता है कि बिकवाली का मौका है? अगर आप देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पल्ला अभी भी कुछ स्तरित नहीं दिख रहा है, तो स्वाभाविक है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में ही लोगों की रुचि और निवेश जो है, संस्थागत निवेशकों की इंटरेस्ट और कैपिटल फ्लो उन्हीं में रहेगा। तो
उनमें अगर आपको एक कोई क्रैकडाउन मिलता है या स्लाइड मिलता है तो मुझे लगता है दिग्गज जो है निजी क्षेत्र के बैंक उनमें अगर आप निवेश करेंगे लंबी अवधि के लिए 1 या 1.5 साल की अवधि में अगर आप अपना निवेश करना चाहते हैं तो शायद उनमें आपको एक अच्छे विकल्प मिल सकते हैं, कई विकल्प मिल सकते हैं। दूसरे श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों में भी आपको कहीं ना कहीं 1-2 ऐसे अच्छे विकल्प मिलेंगे जो ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आपको वेल्थ क्रिएशन या वैल्यू क्रिएशन के लिए मौका दे देंगे। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनिल जी मुझे लगता है दे आर स्टिल इन अ सेल ऑन बाउंस बैक, क्योंकि जो बाकी के कॉर्पोरेट सेक्टर का जो पेन है, जो एनपीए है या जो राइट ऑफ्स है, वो अभी तक उनके नतीजों पे आया नहीं है, अभी तक आना चालू हो चुका है और उसका असर जो इनके बुक वैल्यू पे और बैलेंस शीट पे मुझे लगता है एटलीस्ट 6 मंथ्स और लग सकता है। तो मुझे लगता है इनमें अगर आप दूर रहेंगे तो आप कुछ खोएंगे नहीं। राइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद एम्बिट इन्वेस्टमेंट्स के एमडी वैभव सांघवी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजार पर नजर रखिए, 100 अंक नीचे सेंसेक्स और करीब 32 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में भी 1/4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ इस समय कारोबार होता हुआ। ब्रेक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। 100 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का 1/4 से आधा प्रतिशत नीचे दोनों इंडेक्स कर रहे हैं इस वक्त कारोबार। मिड कैप शेयरों में भी इतना ही नुकसान है। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद है काफी कम, 1000 से ज्यादा शेयर आज है कमजोर और मजबूत शेयर महज 438 के आसपास। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार में बिकॉली का माहौल काफी ज्यादा है इस वक्त। मेटल्स, आईटी, ऑटो, ये कुछ इंडेक्स हैं जो कमजोरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के सेशन में चुनिंदा खरीदारी है फार्मा शेयरों में और सरकारी बैंक्स में। एफएमसीजी काउंटर भी 0.5% ऊपर इस वक्त नजर आएंगे। चलिए, बाजार में जो माहौल बना हुआ है कमजोरी का, क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर गिरावट कुछ और बढ़ सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के एमडी वैभव सांघवी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। पहला सवाल तो बाजार के रुझान पर ही लेना चाहता हूं। गिरावट हो रही है और अब कॉन्फिडेंस लोगों का हिल रहा है कि इधर एफआईज बेच रहे हैं और दुनिया भर के बाजार भी अच्छे हैं नहीं। क्या लगता है आपको, और कमजोरी होने के आसार दिख रहे हैं? कितना गिर सकते हैं? अगर आप इमीडिएट इवेंट्स को देखें तो इमीडिएट इवेंट्स में कोई ट्रिगर फिलहाल शॉर्टर टर्म में दिख नहीं रहा है। हाँ, व्हाट कैन बी नेगेटिव, चलो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिवली कि क्या नेगेटिव हो सकता है और क्या पॉजिटिव हो सकता है। मार्केट में नेगेटिव ये हो सकता है कि प्रोबेबली दिसंबर में एक फेड रेट हाइक आ सकता है। हमें लगता है कि 15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास आ सकता है। सेकेंड, पार्लियामेंट सेशन कैन बी अ वॉश आउट अगेन, ऐसी धारणा अगर हुई तो और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। वेरेज ग्लोबली अगर देखें तो कंटिन्यूड प्रेशर है कमोडिटीज, पूरे कमोडिटी बास्केट में, इंक्लूडिंग क्रूड, स्टील, कोल, वॉट एवर यू से। सो ग्लोबली रिस्क ऑफ हो रहा है और रिस्क मनी निकल रहा है। एट द सेम टाइम करेंसीज भी काफी वोलेटाइल हो रही है। आप देखो यूरो देखो, जापानीज येन देखो, आई मीन द स्विंग्स आपने 1-1.5 हफ्ते में देखे हैं तो 6-7% के स्विंग्स हैं। आई मीन विच इज इन बाय कमोडिटी बाय करेंसी स्टैंडर्ड्स आर वेरी ह्यूज। तो ये रहे नेगेटिव फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिवली। पॉजिटिव क्या हो सकता है? हाँ, हालांकि हम सब सोच रहे हैं कि देयर कैन बी अ डिफिकल्ट पार्लियामेंट सेशन। अगर जीएसटी कुछ भी करके जीएसटी निकल गया, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव ट्रिगर। सेकेंड, एफडीआई पॉलिसीज जो हुए हैं अभी, डिसीजन हुए हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। बट ये जो भी एक्शन है, आई थिंक इट लॉन्गर टर्म पॉजिटिविटी लाएगी मार्केट के लिए। अगर शॉर्टर टर्म देखें तो ट्रेडिंग रेंज हो सकती है और बायस थोड़ा सबड्यूड हो सकता है। तो वैभव, कोई सेंटर रैली की एक्सपेक्टेशन फिर नहीं रखनी चाहिए इस बार, आप यही कहना चाहते हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा जीएसटी होता है तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉजिटिव सेंटिमेंट, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। सो फिंगर्स अक्रॉस, लेट्स सी। लेकिन जापान में जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, आप देखिए वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और अब मंदी की तरफ पुश हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं दुनिया भर की इकोनॉमीज पर, भारत पर? अपन देख रहे हैं कि जितना भी उन लोग ने ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग किया है वो काम तो नहीं कर रहा है करंटली। आपने जीडीपी फिगर्स देखिए, 0.8% डाउन, इंस्पाइट के इन लोग ने इतने मॉनेटरी ईजिंग किया हुआ है। तो हमें लगता है कि 3 बिगेस्ट पॉकेट्स ऑफ ग्लोब, यूरोप गिन लो, जापान गिन लो या चाइना गिन लो, ये 3 स्लो हो रहे हैं।
वेयर एज यूएस स्टेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि जोर से बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबल है। सो इन दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जहां वर्ल्ड एनवायरनमेंट थोड़ा हिला हुआ है, हमें लगता है कि फर्दर लेग ऑफ इम्पेटस के लिए फिस्कल मेजर्स आने पड़ेंगे। मॉनेटरी तो सभी बैंक्स अपने आप से कर रहे हैं, बट आई थिंक फिस्कल मेजर्स एक की जरूरत है, बोथ इन चाइना, जापान एंड यूरोप, टू इंड्यूस एक्सपेंडिचर। सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर फिस्कल मेजर्स आए तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा वापस एक पुल बैक आ सकता है ऑन द अपसाइड। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि वो जो सारे सेंट्रल बैंक मिलके जो नकदी डाल रहे हैं सिस्टम में कि आप पैसे की कमी नहीं आएगी, जितना पैसा चाहिए लीजिए, इतनी क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी इतना पैसा हमारे सिस्टम में आ जाए हिंदुस्तान में तो हमारे बाजार क्या हो जाए। लेकिन ये बताइए कि क्या 7,500 के आसपास बाजार रुक जाएंगे, कमजोरी होगी तो भी आपको लगता है कि उससे नीचे की मंदी नहीं दिखती, ये कह सकते हैं? 7,500 पे वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव दिखते हैं लॉन्गर टर्म बेसिस के लिए। हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, नो वन कैन नो दैट, और बिकॉज ऑफ शॉर्टर टर्म इवेंट्स के कारण जो कमोडिटी, अगर समझो क्रूड 41-42 से होके 35 हो गया से फॉर एग्जांपल, तो सारी कमोडिटीज गिरनी है ग्लोबली और इमर्जिंग मार्केट से भी पैसा निकलना है। तो इन दैट सिचुएशन देयर कैन बी अ टेम्पररी ब्रेक ऑल्सो। हाउएवर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो देख रहे हैं वो 7,500 अट्रैक्टिव लेवल दिख रहे हैं। इसके अलावा एसएच केलकर की लिस्टिंग आज अच्छी होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए जो सौदे इस समय पड़ रहे हैं एसएच केलकर में, करीब करीब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। 223 के आसपास ये शेयर आज खुल सकता है। 180 का इशू प्राइस था, तो एक अच्छी शुरुआत इस लिस्टिंग की होगी। इसके अलावा आप देखिए चीनी की कंपनियां, हम सुबह से कह रहे हैं ये सेक्टर आपको रडार पर रखना चाहिए। अब श्री रेणु का देखिए 8% ऊपर, बजाज 5.5%, बलरामपुर 4% से ज्यादा की तेजी, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 20-20% के सर्किट लगे हुए हैं। शक्ति शुगर देखिए 20% ऊपर। इस सेक्टर में क्या हो रहा है वैभव? इतने दिन तक कंसेंसस यही कह रहा था कि यहां पर खरीदारी मत करिए, दूर रहिए। अब कुछ खबरें आ रही हैं भाई दिवाली के बाद क्रशिंग सीजन शुरू होता है यूपी में खास तौर पर, लेकिन इतनी रनअवे रैली के पीछे आपको क्या वजह लगती है? See, I think it is part to do with global also। जैसे ब्राजील में देखें आप, बिकॉज ऑफ दिस होल एल नीनो इफेक्ट जो भी है, और द वेदर चेंजिंग पैटर्न्स जो हो रहे हैं, उसके कारण थोड़ा शुगर केन प्रोडक्शन गिने, या प्रॉबेबली ऑन द अदर साइड शुगर प्रोडक्ट कंजम्पशन देखे वो भी ठीक बैठ रहा है। हालांकि इट इज वेरी अर्ली टू से कि ये ऑन द शुगर अपसाइकल है। विल वेट एंड वॉच एंड देन प्रोबेबली सी। अगेन एक कमोडिटी है, और कमोडिटीज काफी साइकिल में चलती है, तो विल सी हाउ द साइकिल पैन्स आउट। लेकिन फिलहाल मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं। तो क्या यही समझा जाए कि जहां सरकार की पॉलिसीज ज्यादा निर्भर करती कि शेयर कैसे करेंगे, कंपनियां कैसे करेंगी, वहां से दूर रहना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट सरकार जिस एरिया में स्पेंड कर रही है, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स और डिफेंस या रेलवेज या रोड्स, आई थिंक ये एक पॉकेट रहेगा जो ब्रॉडर वीकनेस ऑफ द मार्केट में स्टडी रहेगा। एट द सेम टाइम जो भी सरकार मेजर्स ले रही है उसके कारण अर्बन कंजम्पशन थोड़ा रिवाइव हो रहा है, और हमें लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इंक्लूडिंग ऑटोज और ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी हम देख सकते हैं ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। एक्चुअली वैभव यहाँ पर रोक रहा हूँ कि आपने अर्बन कंजम्पशन की बात की ऑटो में। इस दिवाली पे मैं कुछ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में था, और इस बार रिकॉर्ड सेल्स हुई है। yes. मैंने कम से कम 3-4 डीलर से बात की, चाहे वो 2 व्हीलर वाले हों या 4 व्हीलर वाले हो, पैसेंजर कार और 2 व्हीलर्स में। मतलब वो बोल रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में ऐसी बिक्री हमने दिवाली पे नहीं देखी। Correct. तो रूरल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ऐसा रूरल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि एक महीने लेट दिस भी थोड़ी कंसिस्टेंट, और 2-3 महीने आने दो अच्छी ऐसे नंबर्स, तो प्रॉब्ली रूरल प्ले बन जाएगा। बट फिलहाल अर्बन में काफी बढ़ोतरी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ फैक्ट, ऑटोज गिनो, पेंट्स गिनो, ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो ठीक लगते हैं। एट द सेम टाइम अगर अपन प्राइवेट बैंक्स के क्रेडिट ग्रोथ भी देखें तो इस क्वार्टर में काफी अच्छे क्रेडिट ग्रोथ आए हैं। एक प्राइवेट बैंक, बिगेस्ट प्राइवेट बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक, 28% क्रेडिट ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर में, विच इज फिनोमिनल। अगर ऐसी क्रेडिट ग्रोथ होती है विच इंडिकेट्स कि ब्रॉडर इकोनॉमी में आपका लेंडिंग हो रहा है और इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। सो ये
3-4 सेक्टर्स हैं जहां हम प्रीटी बुलिश है। पेरिस में जिस तरह के अटैक्स हुए, अब आईटी कंपनियों पर आज देखिए बाजार थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि इनका एक्सपोजर है दरअसल वहां से। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, काफी लंबी लिस्ट है। ये बताइए गिरावट में खरीदारी करने का अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए, या आप इस स्पेस को अवॉइड करना चाहेंगे कुछ समय के लिए? हमारा व्यू एकदम कंसिस्टेंट है इन द सेंस इन आईटी जो भी डिफरेंशियल बिजनेस मॉडल है हम उसी के साथ जाएंगे। सी व्हाट इज हैपनिंग इज कि इट इज अगेन पूरा आईटी बिजनेस कमोडिटाइज हो रहा है काफी कुछ। देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन बिजनेस फ्रॉम वन कंपनी टू अदर। जो कंपनी वैल्यू चेन में ऊपर जाएगी, मार्जिन्स मेंटेन करेगी और एट द सेम टाइम रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, बिकॉज ऑन वन साइड आपका यूएसडी INR इज फेवरेबल ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। बट अगर ऐसी कंपनी जो वैल्यू एडिशन करेगी इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशंस दे प्रोवाइड टू कस्टमर, आई थिंक वो कंपनीज पे ज्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अदरवाइज ऑन आईटी मैक्रो स्पेस वी डोंट थिंक, वी आर नॉट एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इट। बिल्कुल। और इस बीच एक और दमदार लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए। इंटरग्लोब एविएशन के बाद अब एसएच केलकर, जिसके आईपीओ को भी शानदार रेस्पॉन्स मिला था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, यहां पर लगभग 25% ऊपर लिस्टिंग की तैयारी। 10 बजे लिस्टिंग होगी। उससे पहले प्री ओपनिंग सेशन 9 से 10 के बीच में होता है आईपीओ के लिए। उसमें जो भाव निकल कर आ रहा है वो बता रहा है 222-223 रुपए के आसपास लिस्टिंग होगी। 180 रुपए की इश्यू प्राइस थी और वॉल्यूम से अच्छे खासे हुए हैं प्री ओपनिंग सेशन में। अगर एसएच केलकर के लिए देखें तो आप लगभग 20,66,000 शेयरों का कारोबार एनएससी पर हुआ है, 5,34,000 शेयरों का कारोबार बीएससी पर प्री ओपनिंग सेशन में हुआ। तो दमदार लिस्टिंग की तैयारी होती है। 500 करोड़ का इशू था, 2 गुना रिटेल को भी मिला था, तो रिटेल को इस बार एंजॉय करेंगे इस रैली को। अलॉटमेंट मिले हैं जी हाँ, इंटरग्लोब की तरह नहीं कि अलॉटमेंट नहीं भरा था, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है, अच्छा पैसा बनेगा। ये इस तरह के आईपीओ में इंटरेस्ट आने की वजह और क्या करना चाहिए इस तरह के? अगेन आप अगर जो भी आईपीओ देखते हैं, डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, प्रीमियम आपको प्रीमियम मिलेगा। जो बिजनेस मॉडल थ्रू द साइकिल्स परफॉर्म करने की अपेक्षा है या एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक उसमें भी यू विल गेट गुड प्रीमियम वैल्यूएशन। सेकेंडली इसका लिक्विडिटी और फ्लोट भी काफी कम है, 500 करोड़ का प्रिसाइजली। सो यू विल ऑलवेज सी के नीचे के भाव में थोड़ा इंटरेस्ट आ ही जाएगा ऑन दिस, और उसमें प्रीमियम वैल्यूएशंस रहेंगे। होगी इस शेयर की करीब 180 का इशू प्राइस था। 43 रुपीज आज ओपनिंग में ही लोगों के बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन वक्त है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया वैभव, आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार में कमजोरी गहराती हुई 124 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स है और दिन के निचले स्तर के आसपास आने की कोशिश करता हुआ निफ्टी भी 7722 है इस समय स्तर, करीब 40 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी भी देखिए हरे निशान में पहुंचा जरूर था, लेकिन अब वापस से लाल निशान में खिसकता हुआ तो गिरावट देखने को मिल रही है। उछाल में लोगों ने बिकवाली करी है, इस तरह का एक्शन देखा जा रहा है। आईटीसी हैवी वेट है जो 1% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए इन्फोसिस जैसे स्टॉक बाजार को नीचे खींचते हुए। बिल्कुल। तो कमजोरी का रुझान, बाजार में थोड़ी रिकवरी की कोशिश और उसके बाद फिर से फिसलते हुए दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त लौटते हुए बाजार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष और प्रियंका जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे कमोडिटी की ओपनिंग। नमस्कार। पिछले हफ्ते पेरिस में आतंकी हमले का असर कमोडिटी बाजार पर भी पड़ा है। शेयर बाजारों में गिरावट से सोने में फिर से सेफ हेवन अपील लौटती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पिछले 12 दिनों की गिरावट के बाद करीब 1% बढ़ गया। तो हम लगातार सोने में दबाव देख रहे थे, उसको हमने थोड़ा सा कम होते हुए देखा है इस वीकेंड पर। कॉमेक्स पर इसमें $1190 के ऊपर कारोबार हो रहा है। चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। तुर्की में चल रहे G20 देशों के सम्मेलन में भी ये मुद्दा छाए रहने से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। 7 महीने के ऊपरी स्तर से डॉलर में भी हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कच्चे तेल को भी सपोर्ट है। सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर फ्रांस के हवाई हमले के बाद कच्चे तेल का दाम करीब 1% उछल गया है। ब्रेंट का दाम फिर से $45 के पास चला गया है। पिछले हफ्ते ये 6 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गया था। हालांकि LME पर बेस मेटल्स में दबाव अभी भी देखने को मिल ही रहा है। कॉपर का दाम हम देखें
देखेंगे कि पिछले 6 साल के निचले स्तर को टच कर रहा है। LME पर कॉपर $4,800 प्रति टन के नीचे है। जापान में मंदी गहराने के डर से भी कॉपर पर यह दबाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सरकार ने पिछले महीने जमाखोरों पर छापेमारी में जब्त दालों को बाजार में उतारना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते चने में भारी गिरावट रही थी, वहीं दालों की MSP बढ़ने से इसकी खेती में भी अच्छी बढ़त देखी जा रही है। देखते हैं आज घरेलू कमोडिटी बाजार इन सारे संकेतों को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और क्या किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, कमोडिटी बाजार में क्या एक्शन रहने वाला है सर? हाय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। इससे पहले कमोडिटी मार्केट जाएं, सबसे पहले एसएच केलकर उस IPO की आज लिस्टिंग होने वाली है आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं किस लेवल के आसपास होगा इसकी शुरुआत, और 21-22% के प्रीमियम पे शुरुआत होती हुई 218 के लेवल्स पे इस समय कामकाज होता हुआ 180 रुपए का इश्यू प्राइस था, तो लेवल्स ऑलमोस्ट 40 रुपए ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है। और वैसे भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था, ध्यान रखें एसएच केलकर के IPO को। मेरे कुल मिलाकर 27 गुना सब्सक्राइब हुआ था, QIB 26 टाइम, HNI ऑलमोस्ट 90 टाइम्स, और रिटेल का हिस्सा भी इस IPO में 2 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था। 173 से 180 का प्राइस बैंड था, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पांस था ऑब्वियस था अपर बैंड पे इश्यू प्राइस तय होना। 180 पे हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर कंपनी ने 510 करोड़ रुपए इस IPO के जरिए जुटाए हैं। 20% का प्रीमियम, मैं देख रहा था इश्यू प्राइस पे 2600 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होना था इस कंपनी का, तो 26-5 3,200 करोड़ रुपए के आसपास इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये कंपनी कामकाज करती हुई। ये कंपनी एक बार क्विकली बता दूं, मैनेजमेंट से हालांकि हम आज 10:30 बजे बातचीत करेंगे, समझेंगे आगे किस तरह की ग्रोथ होगी, लेकिन ये कंपनी फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स के कामकाज में है। अच्छा रिस्पांस था IPO के बाद, लेकिन ध्यान रखें जब IPO आया था कई लोग मान रहे थे कि ये इश्यू महंगा है, और अब जब 22-21% का प्रीमियम मिल रहा था तो शायद मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ, क्योंकि अब धीरे धीरे ये ऊपरी स्तरों से नीचे फिसलता हुआ अब महज 13-14% अपने इश्यू प्राइस के ऊपर कामकाज करता हुआ 206-205 के लेवल्स के आसपास। तो अब वो प्रीमियम धीरे धीरे कम होता हुआ, वैनिश होता हुआ 15% के आसपास। लेकिन मैं वापस लौटूंगा एसएच केलकर पे, कोशिश करूंगा एक एनालिस्ट से भी बातचीत करने की कि अगर मैंने आपने इस IPO में पैसा लगा लिया है तो अब क्या रणनीति बनाए, मुनाफा वसूली कर लें, हमें अलॉटमेंट नहीं मिला था या उम्मीद से कम मिला था तो इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करनी चाहिए, सब जानेंगे। लेकिन एक बार क्विकली अब कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले कच्चा तेल आएगा। कच्चा तेल ध्यान के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, भारतीय बाजारों में भी ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत होती हुई 35 से 37 रुपए की मजबूती है, 27-26 के लेवल्स हैं। डायमेक्स और ब्रेंट दोनों ही मजबूती के साथ अर्ली एशियन ट्रेड्स में कामकाज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो पेरिस का अटैक हुआ था शुक्रवार को देर रात, आपको याद होगा, उसके चलते यहाँ पे कुछ खरीदारी, कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। उसका कुछ हद तक इंपैक्ट होगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क मार्केट फैक्टर इन प्राइस इन कर रहा है। क्योंकि अब उसके बाद खबरें ये भी आई हैं कि फ्रांस ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं ISIS के जो तमाम टारगेट्स हैं सीरिया में, खासतौर पे राका में, जो उनका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे वो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उन सबका जियोपॉलिटिकल रिस्क बिल्टअप हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं क्रूड उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। पर सरप्राइजिंगली मैं एक और डेवलपमेंट पढ़ रहा था, उस पर ध्यान रखें आप। अमेरिकी ड्रिलर्स अपने रिग्स वापस काम पे ला रहे हैं। जो लास्ट डेटा में पढ़ रहा था, 2 महीने से आपने सुना होगा लगातार ऑयल फील्ड रिग काउंट कम हो रहा है, 2 रिग काउंट इस बार बढ़ गए हैं। हालांकि किस हद तक सस्टेनेबल है ये क्वेश्चन मार्क है, एनालिस्ट से जानने की कोशिश भी करेंगे आगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल फायदा मिलता हुआ, रिस्क का फायदा मिलता हुआ कच्चे तेल को। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में 3.25% का उछाल, भारतीय बाजारों में 4% की उछाल के साथ शुरुआत करता हुआ ऑलमोस्ट 6 रुपए 10 पैसे की मजबूती के साथ यहाँ पे कामकाज हो रहा है। बुलियन आपकी स्क्रीन पर आया था, गोल्ड पे क्विकली चेक लीजिए। गोल्ड में ऑब्वियस है जिस तरह से पेरिस का अटैक्स हैं तो वो सेफ हेवन बिड जरूर आई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिली है। 1% के आसपास का उछाल है। अच्छा, आज सुबह जब अर्ली एशियन ट्रेड्स में कामकाज की शुरुआत हुई थी तो कच्चे तेल में भी हमने देखा था बड़ी हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी थी। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि डिमांड सप्लाई पे जाए या फिर जो पेरिस अटैक है उसका कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वॉल्यूम्स बड़े स्ट्रांग थे कच्चे तेल में, फाइनली हमने देखा 1-1.25% की मजबूती थी। साथ साथ बुलियन में मैं देख रहा था, गोल्ड में पढ़ रहा था, जो सौदे से बड़ी एक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग होती हुई नजर आई। आमतौर पर पहले 10 मिनट में 300 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का कामकाज होता है,
आज 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का कामकाज हुआ है। तो तगड़ा वॉल्यूम एक्शन का दिन देखने को मिला है सोने में भी। और फाइनली यहाँ पे 1% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। आमतौर पर गोल्ड को हम क्या मानते हैं, एक सेफ हेवन बेट अपील मानते हैं। सेफ हेवन इसीलिए मानते हैं क्योंकि अगर दुनिया भर में कोई दिक्कतें आती हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आते हैं, तो सारा पैसा माना जाता है। रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। रिस्क ऑफ ट्रेड्स मतलब इक्विटी जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकलता है, गोल्ड जैसे रिलेटिवली सेफर हेवन्स में वो पैसा आता है। तो शायद उस बात का फायदा, लेकिन बहुत नोटवर्दी फायदा मिला है ऐसा नहीं है। अदरवाइज इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल कंसर्न आती हुई, रिस्क आती हुई, शायद अच्छी बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन वो सपोर्ट नहीं है। वैसे भी सोने को लेकर कन्विक्शन इस बात से इसीलिए भी नहीं है क्योंकि पिछले 13 कारोबारी सत्रों में महज आज का कारोबारी सत्र है हर निशान में कामकाज होता हुआ। अदरवाइज 13 में से 12 ट्रेडिंग सेशंस कमजोरी के साथ ही सोने ने कामकाज करा है। तो इस उछाल में कैसे ट्रेड करना है, ये भी सवाल एक बड़ा होगा। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सिल्वर और बेस मेटल्स आपको क्विकली आ जाए। सिल्वर में मिस आउट कर गया था, 1% का उछाल अर्ली एशियन ट्रेड्स में देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में भी मजबूती के साथ ऑलमोस्ट 5% की मजबूती है। बेस मेटल्स में कॉपर फ्रेश 6 सालों के लोज पे पहुंचता हुआ, वो पेरिस के इंपैक्ट के बाद हमने देखा है। कॉपर में 1/3% अर्ली एशियन ट्रेड्स में कमजोरी थी। एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर 10 पैसे ऊपर कामकाज करता हुआ 98.55 के लेवल्स हैं। लेड में 5 पैसे के आसपास की फ्लैट हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। जिंक में वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप नहीं हुआ, ये पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोज है। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आती हुई, क्रूड पाम ऑयल 5 रुपए कमजोर, 1.25% नीचे। सोयाबीन में 3/4% की कमजोरी है, 27 रुपए नीचे खुलता हुआ। मस्टर्ड सीड में 1/4% की मजबूती है। चने में हम देख रहे हैं एकदम सपाट, लेकिन 4 रुपए की कमजोरी के साथ 50-42 के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है। व्हीट में 4 रुपए की मजबूती, 1/4% ऊपर है। चीनी प्राइस, स्टॉक प्राइस में तो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चीनी कमोडिटीज मार्केट में भी हल्के उछाल के साथ कामकाज करती हुई। कोरिएंडर आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ खुलता हुआ। जीरे में 5 रुपए के आसपास की कमजोरी है, 15,055 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे टिक्स आते हुए। और कैस्टर सीड 1/4% यानी कि 10 रुपए नीचे शुरुआत करता हुआ। कॉटन में 20 रुपए की मजबूती, 15,570 के लेवल्स। रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा 66.09, 66 रुपीज 9 पैसे का लास्ट प्रीवियस सेशन का क्लोज था, और आज 66.22 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। तो यहाँ पे 13 पैसे के आसपास की कमजोरी के साथ रुपए ने आज शुरुआत करी है, फिर कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट से बात करने के हमारे साथ एसएसजी फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय हैं। प्रियांक जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो बुलियन मार्केट सोने में जो उछाल आया है, कैसे इंटरप्रेट करूं, कैसे रीड करूं? हालांकि बहुत तगड़ा उछाल तो नहीं आया, 1% की मजबूती देखने को मिली थी। क्या फर्दर गेन्स के लिए प्ले अप करूं या फिर से बुकआउट करूं अपने आप को? देखिए, अगर जो पुल बैक हमने देखा है प्योरली फ्रांस अटैक्स के वजह से आया है, एक सेफ हेवन दिखा है डिमांड, बट अभी भी मतलब ट्रेंड ऑन द डाउन साइड का ही दिखता है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशंस इमर्ज हो रही है, बट कहना मुश्किल है कि यहाँ से एक बार बॉटम बन गया है, मार्केट वुड रिवर्स अप। मेरे हिसाब से ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस आएगा बाजार को 1100-1110 के आसपास, उसके ऊपर थोड़ा टफ रहेगा इन करंट रैली में ऊपर जाना। घरेलू बाजार में मुझे लगता है कि रैली थोड़ी बहुत कंटिन्यू हो सकती है 25,700, 25,800 तक, और फिर से वहां से एक बार रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। साथ ही में प्रियांक, चांदी पर क्या नजरिया रखते हैं आप? चांदी में क्या करने की सलाह देंगे? चांदी में भी मुझे दिखता है कि 34,500, 34,800 के आसपास से ये रैली फिजल आउट हो सकती है, फिर से रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड दिख सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक रहेगा आज के सेशन में, एंड ऑन द हायर साइड इट विल फेस स्टिफ रेजिस्टेंस अराउंड 34,500 to 35,000। आज हम कच्चे तेल में देख रहे हैं थोड़ी सी तेजी जो है वो वापस आ रही है। इन लेवल्स पर आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए क्रूड में? देखिए, क्रूड में जिस तरह से हमने एक सेल ऑफ देखा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, मुझे दिखता है कि एक ओवरसोल्ड कंडीशंस इमर्ज हो रही है, तो एक पुल बैक हम कह सकते हैं। इट्स नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल येट। पुल बैक में मुझे लगता है कि एक बार फिर से भाव 2800 के आसपास तक आ सकते हैं। वहां से फिर से मुझे लगता है कि 2800, 2850 तक एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट एक रेंज बनाएगा, 2850 से लेके 2650 का रेंज। प्रियांक, बहुत धन्यवाद सुबह वाले आज वक्त निकालने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और तमाम रणनीति अब तक हमने नॉन एग्री साइड पे बात करी थी, लेकिन एग्री पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। एंजल ब्रोकिंग की एग्री पिक्स हैं। उनका मानना है जीरे में बिकवाली करके चलें, 15,550 के लेवल्स के आसपास आए तो वहां पे सेल इनिशिएट करें। 15,580 का टारगेट, 15,860 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन का अप्रोच किया जा सकता है।
एंजल ब्रोकिंग का मानना है रिफाइंड सोया ऑयल में भी बिकवाली करके चले, 604 605 के लेवल्स के आसपास आए तो वहां पे सेल इनिशिएट करें, बिकवाली करें। नीचे में 598 से लेकर 596 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है और इस ट्रेड में आपको 609 के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, ये थी कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग, लेकिन एक बार फिर से मैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन पे जाना चाहूंगा। एसएच स्केलकर, जिसकी आज लिस्टिंग हुई है, पहले देख लीजिए किस लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। 180 रुपए का इश्यू प्राइस था, 205 रुपए के आसपास। तो अपने जो 40 रुपए तक के हाईज हमने बनाए देखे थे, गेन्स आते हुए देखे थे, वो थोड़े ठंडे पड़े, लेकिन 14-15% के प्रीमियम के आसपास ये इस समय सेटल होता हुआ। तो 180 रुपए की इशू प्राइस, 205 रुपए के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ रहे हैं। संदीप जी, हाय, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, क्योंकि ज्यादातर रिटेल निवेशकों के पास आया होगा, 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ, तो आधा तो अलॉटमेंट आ गया मेरे पास जो मैंने मांगा था, क्या करूं, निकाल दूं या रखे रहूं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे यहाँ जो हुआ है आज इसमें 223 रुपए 40 पैसे के लगभग 223 जो ये हाई बनाया था ऑलमोस्ट, वहां पे काफी लोगों ने माल लगा रखा था और निकले हैं। और मैं कहूंगा कि उन्होंने काफी समझदारी की और अभी भी जो 205-10 के जो लेवल्स है, यहाँ पे मेरी राय में थोड़ा निकलने की ही राय दूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट नेगेटिव है, अगर ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव रहते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक्स में भी करेक्शन आता है। और जो हायर वैल्यूएशन वाले यहाँ पे, क्योंकि काफी चीप वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आया था और हालांकि हमने बहुत एग्रेसिवली ये रिकमेंड नहीं किया था इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड फिर भी जिस तरीके से इंडिगो ने एक तरीके से अच्छी लिस्टिंग दी और उसके बाद भी 1000 रुपए क्रॉस कर गया, उस दिन भी मैं शायद आपके चैनल पे था और मैंने यही कहा कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करे, तो मैं वहां गलत पड़ा। बट यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा समझदारी रहेगी, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है और हायर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। जैसे देखिए आप फार्मा स्टॉक्स में भी हो रहा है, जो भी सेक्टर्स में हायर वैल्यूएशन है वहां पे थोड़ी पिटाई हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एस्टैब्लिश नेम है, सब कुछ बढ़िया है, तो 150 पौने 200 के लेवल्स आए, 150 के लगभग, तो वहां पे एंट्री लेने की सोचे, अदरवाइज इसमें मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है। 150 के लेवल्स, मतलब यहाँ से आप एक्सपेक्ट करें तगड़ी पिटाई, तो वैल्यूएशन को लेकर वाकई बड़ा सीरियस कंसर्न है क्या संदीप जी इस कंपनी को लेकर? और दूसरा सवाल, जब ये प्राइस बैंड हमें पता था, वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न से सब हम बातचीत भी कर रहे थे, उसके बावजूद बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्स आया, QIB, HNIs, ओवरऑल 27 गुना सब्सक्राइब होना। क्या इन लेवल्स के आसपास जिनकी एपेटाइट थी, जो आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहते थे, वो इन लेवल्स के आसपास शायद बाजार में उतरे ना खरीदारी करने के लिए? मेरे हिसाब से जो लोअर बैंड था और जो प्राइस मैंने कही 150 पौने 200 के लगभग, वहां पे मिले तो ये लेने लायक बन सकता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव भी था ये आईपीओ और सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, ब्रांड अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, पुराना नाम है, मार्केट लीडर है, कोबरा ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है इनका, सब कुछ अच्छी है। बट देन प्राइस सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम वेरी नेगेटिव अबाउट द कंपनी, इट्स एन एक्सीलेंट कंपनी, बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो मेरा वैसे एक ऑब्वियस सवाल था कि एक तो मैंने आईपीओ के टाइम पे पैसा लगाया था तो क्या करूं, दूसरा सवाल होता कि अगर मुझे अलॉटमेंट नहीं आया था, फिर मेरे को चाहिए था लिस्टिंग के टाइम खरीदूंगा मैं, ये सोच के आपने उसका जवाब दे दिया। अगर मुझे कहिए तो एंट्री पॉइंट 150 से 175 के जोन्स में आए तभी यहां पे खरीदारी करी जाए, है ना संदीप जी? या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि आईपीओ का प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है, ये एक अलग चैप्टर है, सेकेंडरी मार्केट एक अलग चैप्टर है। तो चलिए संदीप जी, बहुत धन्यवाद सीधी सिवास के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो ऐसे स्केल कर, अगर आपके पास अलॉटमेंट आया था, आपने सब्सक्राइब करा था, तो यहां पर मुनाफा वसूली करने का समय, लेवल्स के आसपास भी चाहे तो एग्जिट करें, और अगर आपको लंबी अवधि के लिहाज से रखना था तो शायद इन लेवल्स पे नहीं, नीचे अगर गिरे तब ये शायद बेहतर अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल रोबस्ट है, ब्रांड नेम अच्छा है, वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है, आईपीओ था थोड़ा महंगा था, रिस्पॉन्स स्ट्रांग था, तो यहाँ पे प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है, लेकिन शायद नीचे गिरे तभी आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। छोटा सा ब्रेक के बाद सौदा आपकी की शुरुआत करेंगे। एक तो मार्केट्स का चेक लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस समय मार्केट्स में क्या करें, और साथ साथ आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। जहां तक एसएच स्केलकर की बात है, आज सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से 20 मिनट बाद इस कंपनी के ग्रुप सीईओ मिस्टर केदार वाजे साहब से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे यहां से आगे का फाइनेंशियल्स कैसे रहेंगे, तब समझ पाएंगे हम कितना महंगा ये इश्यू इस समय नजर आ रहा है।